हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल बैक एट होम। बच्चे, आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्लासिक क्वेश्चंस के बारे में, जिनमें कि कुछ एक क्वेश्चंस करने से आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बैंग ऑन रिवाइज हो जाएगा बेटा, जस्ट बैंग ऑन, बिलीव मी। एंड दिस इज अतुल टंडन साइनिंग इन फॉर फिजिक्स सिंप्लीफाइड by Atul Sir Sigma, and as you know, I'm your very own educator and motivator, right guys? So without wasting time, let's start up with the assignment straight away. Okay ji, so here I have the whiteboard. Actually आज तीसरी बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बच्चे, थर्ड टाइम। लाइट चली गई 2 बार, क्या करें? No issues. I'll try to maintain the energy throughout the lecture. All right. This is the first question that we have. A very, very good question which will make you understand how centrifugal force and the spring force, they can get balanced in certain system. Okay. तो क्वेश्चन अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि a circular turntable of radius 0.5 meter has a smooth groove as shown in the figure. ग्रूव है, इसके अंदर गड्ढा है, ओके। और इसमें कुछ स्प्रिंग भी दिया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें गिवन है। एक बॉल हमने स्प्रिंग से बांध दिया जो कि नॉर्मल हालात में जो है 0.1 मीटर दूर है सेंटर से, और अगर मैंने इसको घुमा दिया तो कह रहा है कि बॉल सेंटर से अवे जाएगी। पता ही है हम लोगों को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी और बॉल सेंटर से अवे जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ते हुए मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं, उसका कारण ये है कि थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी अभी फ्रंट वाले की इतनी अच्छी नहीं है, तो सामने आने से थोड़ा क्वेश्चन ब्लर हो जाता है बेटा, इसलिए थोड़ा साइड में रह के बता रहा हूं आप लोगों को मैं। तो लेट अस ड्रॉ दिस होल फिगर प्रॉपर्ली एंड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ सर्कुलर टर्न टेबल एंड इसका मैं थोड़ा 3D डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये लीजिए, और इसको मैं ऐसे घुमाने वाला हूं, और ऐसे घुमाने की वजह से इसमें ग्रुप भी है बीच में। ये लीजिए, मैंने वो ग्रुप दिखा दिया आपको, एंड इट हैज सम स्प्रिंग। ये लीजिए, स्प्रिंग है, यहाँ पे मैंने एक बॉल रखी हुई है, राइट। और ये डिस्टेंस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 0.1 मीटर, राइट। अब 0.1 डिस्टेंस है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब होगा क्या, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो इस बॉल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। अगर मैं इसी फ्रेम में बैठ के देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग दिस होल डैम थिंग व्हाइल सिटिंग हियर, यहां देख रहा हूं मैं भी घूम रहा हूं साथ में। तो जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के चीजों की कैलकुलेशंस करते हैं, तो याद होगा बेटा आप लोगों को कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स होती है जो कि एक्चुअल एक्सेलरेशन से अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो जब ये डिस्क घूम रही है मेरे पास यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां है, बोलो टुवर्ड्स सेंटर है, लेकिन हम कौन सी लेंगे, हम लेंगे सेंट्रीफ्यूगल, व्हिच इज mr ओमेगा स्क्वायर। ये जब कंप्रेस हो जाएगा इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो ये स्प्रिंग x डिस्टेंस से कंप्रेस हो जाएगा और सेंटर से उसका डिस्टेंस हो जाएगा r, तो mr ओमेगा स्क्वायर की फोर्स रहेगी। कब तक ये कंप्रेस होता रहेगा, जब तक कि इसको स्प्रिंग की फोर्स इधर को बैलेंस नहीं कर लेती, जो होती है kx। अब क्वेश्चन सारा सॉल्व है हमारे पास। k की वैल्यू मुझे गिवन है 10⁻² न्यूटन पर सेंटीमीटर, राइट। और इसको लिख सकता हूं मैं 10⁴ न्यूटन पर मीटर। मास मुझे गिवन है इसका m इज इक्वल टू 90 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ओके जी। और r जो है यहां पे वो है x प्लस 0.1 मीटर। बस अब आपने करना क्या है, m इंटू एक्स प्लस 1, ओमेगा मुझे गिवन है 10⁻², एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वैसे यूनिट इसके रेडियन पर सेकंड लिखने चाहिए थे इसको, लेकिन नाम लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। m इंटू एक्स प्लस 1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू kx, राइट। तो अब बोलो क्या बना यहां से, m की वैल्यू मुझे गिवन है 90 इंटू 10⁻³ x मुझे निकालना है कितना ये मूव कर जाएगा सेंटर से अवे। k मुझे गिवन है
ओमेगा स्क्वायर मुझे गिवन है 10 की पावर 4 हो जाएगा, k भी 10 की पावर 4 है इनटू x। इसको आप x के लिए सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से और आपका आंसर निकल आएगा। कैलकुलेशन पार्ट में बेटा बहुत नहीं जा रहा हूं, यू गाइस कैन इजीली टेक इट ओवर हियर एंड देयर एंड कैन फाइंड द आंसर फाइनली। ऑलराइट गाइस, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, done. So let us move on to the next question. All right, guys. A very nice question. हालांकि इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल कहते हैं इसे। A string of length L is fixed at one end and carries a mass capital M at the other end. Okay जी, it makes 2 upon pi revolutions per second around the vertical axis through the fixed end as shown in the figure. Then the tension in the string is. See guys, what happens is that motion in a horizontal circle में ऐसा motion होता है, right? This is the motion. Okay? इसमें जो फॉर्मूला मेनली काम करता है वो एक तो tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg होता है और एक हम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, राइट? तो वो भी मैं डिराइव करवाता हूं बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, लेकिन पहले इस क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसने हमसे बड़ी सिंपल सी बात पूछी हुई है। ये क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए बेटा जी, दिस इज द मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ऐसे घूम रहा है ये पार्टिकल, m मास का पार्टिकल सर्कल में, आपको फील आ रहा होगा अभी कैसे घूम रहा है। तो इसका लेकिन जो धागा है, स्ट्रिंग है, वो ऐसे है, ऐसे इस स्ट्रिंग को पकड़ रखा है हमने, यहां से इस बॉल को इस स्ट्रिंग से ऐसे पकड़ रखा है। मुझे ये एंगल थीटा कहा गया है क्वेश्चन में, ये लेंथ जो है वो मुझे एल कही गई है क्वेश्चन के अंदर। इसका वेट जो है वो मैं मास दिया गया है इसका mg, तो इसका मास m है तो वेट इसका mg हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स वैसे लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, बट हम लोग अगर इसी फ्रेम में बैठ के कंसीडरेशंस कर रहे हैं तो हम लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगी, बोलो कहां को बेटा, बाहर को। दिस इज एफ सेंट्रीफ्यूगल। जो ये है अपने पास स्ट्रिंग, इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगी T, ये कंपोनेंट टेंशन का आएगा बेटा जी T cos थीटा और ये कंपोनेंट टेंशन का आएगा बेटा जी T sin थीटा, और ये है मेरे पास रेडियस इसका पर्टिकुलर घूमने का। ठीक है जी, अब देखो बेटा क्या होता है, जो ये T sin थीटा है यहां पे, ये बैलेंस करेगा FC को और mg विल बी इक्वल टू T cos थीटा। मतलब मैं इसी पर्टिकुलर फ्रेम में बैठ के जब ऑब्जर्व करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये बॉडी मेरे हिसाब से रेस्ट पे आ जाती है। यही तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है स्यूडो फोर्स के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बैठ के हम जब क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व करते हैं तो हमारा पूरा सिस्टम ही रेस्ट पे आ जाता है, और रेस्ट पे आने के बाद टक 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 खत्म कहानी। ठीक है ना? तो क्या करेंगे बोलो, हम वैसे तो इस क्वेश्चन में अगर मुझे नॉर्मली सॉल्व करना हो तो मैं इसमें जाऊंगा T sin थीटा इज इक्वल टू FC, T cos थीटा इज इक्वल टू mg। इक्वेशन बनेगी इनको डिवाइड करने के बाद FC by mg। FC होता है mv स्क्वायर by r, mg इट बिकम्स v स्क्वायर by rg। अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बनती है, राइट? tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर by rg। लेकिन इसने इस क्वेश्चन में मुझसे कुछ और ही कहानी पूछी है। इसने मुझसे टेंशन पूछी हुई है, और टेंशन भी पूछी है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो क्या करे बच्चा जी, और दिया है इसने मुझे क्या बोलो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है। तो एक काम करते हैं कि इसकी जो ये पहली वाली इक्वेशन है T sin थीटा इज इक्वल टू FC, इसको इस्तेमाल करके देख लेते हैं। T sin थीटा इज इक्वल टू FC मतलब mr ओमेगा स्क्वायर भी होता है, राइट? यहां पे m इसने मुझे कैपिटल दिया हुआ है, r भी कैपिटल दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा लिख दिया मैंने तो घबराओ मत। t निकालना है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा फ्रॉम द फिगर बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस, क्या बना बोलो, r डिवाइडेड बाय l, इट इज m r ओमेगा स्क्वायर, r से क्या बेटा r, सो बोलो t कितना बन गया बोलो, एम एल ओमेगा स्क्वायर, राइट? अब ओमेगा कितना है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन है मुझे
कि कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा। ओमेगा है मुझे गिवन 2 पाई एफ। एफ कितना है बोलो, 2 बाय पाई। पाई से क्या, पाई कितना है बोलो 4। तो भर दो इसकी वैल्यू, ml4 का स्क्वायर मतलब 16 ml। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया बेटा। ये मैंने आपको सिर्फ एडिशनली बताया, वैसे कि ये इक्वेशन भी इस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है। ये है r, ये भी है r और ये भी है r, ये है m गाइस। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा क्लीन कर देता हूं इसको, नहीं तो आप बोलोगे सर ये कुछ मजा नहीं आया नोट डाउन करने में। आपको आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, इनफैक्ट निर्मल आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, है ना। t व्हाट इज sin थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, mr ओमेगा स्क्वायर, r से गया बेटा r, सो t becomes ml ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू मेरे पास 4 है एंड आई कैन अल्टीमेटली से द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 16 ml, राइट। अब यहां से इस क्वेश्चन के अंदर हमसे एक बात और पूछी जा सकती है कि टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो मेरे पास बॉडी घूम रही है। तो टाइम पीरियड के लिए बेटा हम ऑब्वियसली वी गो थ्रू दी ओमेगा, राइट। और मैं यहां पे निकाल चुका हूं बेटा, क्या निकाल चुका हूं बोलो, कि tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। सो tan थीटा इवेंचुअली बिकम्स इक्वल टू v स्क्वायर इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय rg, r से कार गया। सो tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर बाय g, g tan थीटा डिवाइडेड बाय r का अंडर रूट इज इक्वल टू ओमेगा, राइट। सो ओमेगा इज इक्वल टू, या कह लीजिए 2 पाई बाय t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ g। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस sin थीटा फ्रॉम हियर, sin थीटा इज r डिवाइडेड बाय l। सो मैंने लिख दिया इसको r डिवाइडेड बाय l। cos थीटा एक बच चुका है मेरे पास, राइट। इस r से r गया, सो टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर द रूट ऑफ l cos theta by g। now this is another important information from this question, what is the time period of revolution। तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक तो tan theta is equal to v square by rg, एक टाइम पीरियड is equal to 2 pi root l cos theta by g, दूसरा जो टेंशन मुझे इससे पूछी गई थी जिसका आंसर 16 ml हमारे पास आ ही गया था बेटा। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। ग्रेट गाइस, so let us move on to the third question. Where has the third question gone? Third question. All right guys, this is again a very interesting question. Please have a look at this question. System showing the figure is in equilibrium and at rest। देखो भाई इक्विलिब्रियम में पहले तो बात समझ लो आप लोग, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ना ऊपर से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में अपनी नॉर्मल लेंथ पे नहीं होगा, नॉर्मल एक्सटेंशन पे नहीं होगा, ये कुछ खिंचा हुआ होगा नीचे को। तो नाउ द स्ट्रिंग इज कट, भैया बीच के स्ट्रिंग में कैंची दिखाई है इसने अजीब सी, चलो काट दिया इसको। द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2m एंड m जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग विल बी, कुछ नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, कहानी खत्म। देखो बेटा जी, एक बात तो आप ये समझ लो पहले कि जो ये मास m वाला नीचे वाला मास है ना, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया सीधे ही, ये मास 2m सॉरी ये मास m। तो बताइए जी अभी इसका वेट कहां लग रहा है, नीचे को mg, इसका वेट भी कहां लग रहा है, नीचे को 2mg। तो स्ट्रिंग जो है कितना अपनी नेचुरल लेंथ से खिंचा हुआ होगा, ये एल नॉट, ये है जी ऊपर को खिंचा हुआ kx, और ये kx फोर्स बोलो कहां को लग रही है, ये kx फोर्स लग रही है बेटा जी ऊपर को। क्यों? बिकॉज ये किस में है, ये है जी इक्विलिब्रियम में, एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी इसके ऊपर अभी, x इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ है, और ये कौन सी फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होगी बोलो, दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3mg। कैसे पता बेटा, जितनी नीचे को लग रही है उतनी ऊपर को लगेगी। ये तो तब की बात है जब मैंने स्ट्रिंग को भी कट नहीं करा बेटा,
अभी तो इसको मैंने कट करना है बच्चे, जब इसको कट करूंगा यहां से मैं तो क्या कहानी बनेगी, ध्यान दो। ये लीजिए जी, मैंने जस्ट आफ्टर की बात करनी है यहां पे, ये लो जी, मैंने स्ट्रिंग को अभी जस्ट कट कर दिया है। ये मास m, ये मास 2m, ऊपर को फोर्स 3mg, नीचे को फोर्स 2mg, किसके लिए, 2m मास के लिए। और जहां तक सवाल है इस m मास का, इस पे नीचे को फोर्स सिर्फ और सिर्फ कितनी, mg, ऊपर कोई फोर्स नहीं, बिकॉज ये इसकी पतंग कट चुकी है, ये इंडिपेंडेंट हो चुका है, स्वच्छंद अब ये गिरने के लिए तैयार है। तो जी ये आ गया m, mg इसकी फोर्स आ गई, 3mg ऊपर को, 2mg इसकी नीचे को फोर्स आ गई। तो ये मैंने इनकी एफबीडी बना दी डायग्राम में ही, देखो ध्यान से। तो बोलो इसका क्या बनेगा, इस वाले का बोलो, ऊपर को है जी 3mg, नीचे को है जी 2mg, नेट कितनी बनी mg, कहां को, ऊपर को, और कितना इसने मास खींचना है 2m, कितनी एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से। तो व्हाट डज इट a बिकम, बोलो mg अपॉन 2m, कितनी बोलो g/2, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऊपर को, और इसकी कितनी बनेगी एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू g, बोलो कहां को, नीचे को। तो आंसर क्या बनेगा, g/2 अपवर्ड्स फॉर 2m एंड g डाउनवर्ड्स फॉर m मास। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ग्रेट गाइस। Okay guys, you can see the question now. Figures 1, 2, 3 and 4 depict the variation of force with time. Impulse is highest in which of the case depicted in the above figures. बहुत आसान है, मैं इसको इसके फिगर में ही सॉल्व कर सकता हूं सभी के लिए। हमें मालूम है बेटा जी कि इम्पल्स जो होता है वो मिलता है हमें एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ से। एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट, टेल मी, इम्पल्स। और ये जो इंपल्सिव फोर्स है वो मुझे दी गई है हर जगह 0.25 है, इसमें तो कांस्टेंट है, इसमें वेरी कर रही है, इसमें भी वेरी कर रही है, उसमें भी वेरी कर रही है इंपल्सिव फोर्स जो है बेटा हमारे पास। तो कुछ नहीं है, अब हमने इंपल्स निकालना है तो हमें एरिया अंडर एफटी ग्राफ निकालना है। अगर मैं एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ निकालूं, एरिया अंडर एफटी ग्राफ जो है दैट इज इक्वल टू जे, जे दैट इज इंपल्स। तो बड़ा सिंपल है जी, ये वाला एरिया कितना होगा बोलो, 0.25 न्यूटन में है, ये 1 मान लो, सभी में टाइम वैल्यू 10⁻³ है, इसलिए हम कंसीडर नहीं करेंगे इसको 10⁻³ को। ये बन गया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ है 1, लेंथ है इसकी 0.25, तो इसका एरिया बन गया सिर्फ 0.25। यूनिट्स पे लिख रहा हूं बेटा इसके। यहां देखो जी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 0.3 कितना बना बोलो, ये बन गया जी 0.3। अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला एरिया 1/2 इंटू बेस अब की बार 1 है, हाइट अब की बार 1 है, कितना बन गया बोलो 0.5। अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसका है जी 1, हाइट इसकी है जी 1, कितना बन गया बोलो 0.5। तो मुझे बताइए हाईएस्ट वैल्यू एरिया किसमें आ रही है बोलो, 3 और 4 में बराबर आ रही ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि impulse is highest in which of the following case is depicted, it is in the third and fourth case, it is the same, hence that becomes the answer. Right guys, let us move on to the next question. Again a very interesting and important question of laws of motion. Please have a look at this question. Two blocks of 7 kg and 5 kg are connected by a heavy rope of mass 4 kg and an upward force of 200 Newton is applied on the upper block as shown in the figure. The ratio of tension at the top P and midpoint Q of the heavy rope is, देखो बेटा हम लोग जब रोप्स की बात करते हैं अपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, स्ट्रिंग्स एंड पुली प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि टेंशन एवरीवेयर इन अ रोप इज सेम इफ द रोप इज मासलेस।
तो जैसे हम टी दिखाते हैं ना पुलिस में, एक ही रोप जा रही है, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, सिंगल रोप में हर जगह टेंशन, टी दिखाते थे हम लोग। लेकिन ध्यान रहे कि उन सिचुएशंस में हमारे पास जो रोप होती है बेटा, वो रोप होती है मासलेस। आप बोलोगे सर रोप कैसे मासलेस होगी? यार देखो ऐसा है, इट इज ऑल रिलेटिव, ठीक है ना। वजन उठाना आपने 1000 किलो का, रोप है आपकी 100 ग्राम की, तो 100 ग्राम आपकी 1000 किलो का है, कुछ भी नहीं है, तो मासलेस ही मान लेंगे उसको हम लोग। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में ये बोला इसने कि भाई मासलेस नहीं है ये, इसका मास है, तो कंसीडर करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो कैसे चलेंगे इस क्वेश्चन में हम लोग। हाउ वी गोना प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन। अपने पास जी एक ब्लॉक रहा, ये इसको खींचा ऊपर विद द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक रही मोटी रस्सी ये, और नीचे रहा एक ब्लॉक और, ये है जी 7 किलो का, ये है जी 5 किलो का, ठीक है जी। तो इस नीचे को यहां पर, ये जी 4 किलो की, इसका वेट नीचे 70 न्यूटन, इसका वेट नीचे 40 न्यूटन, इसका वेट नीचे 50 न्यूटन। टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितनी है और अपवर्ड कितनी है इस पूरे सिस्टम के ऊपर? अपवर्ड फोर्स है जी 200 न्यूटन, ये मैंने पूरा सिस्टम मान लिया। डाउनवर्ड फोर्स है जिसमें 70 प्लस 40 110 प्लस 50 160 न्यूटन। तो सिस्टम की एक्सेलरेशन कहां को होगी बोलो? ऊपर को होगी कि नहीं होगी बताओ? तो कितनी एक्सेलरेशन हुई इसकी? 200 माइनस 160 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 7 4 11 5 16। तो एक्सेलरेशन आ गई बेटा जी इसकी 40/16, और 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इट बिकम्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहली कहानी, तो जब भी आप रोप्स एंड स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कहीं भी टेंशन निकालनी है, तो आपको सबसे पहले बेटा एक्सेलरेशन ही निकालनी होती है, बिकॉज एक्सेलरेशन से आप नेट फोर्स निकालने के बाद बता सकते हो सिस्टम कहां जा रहा है। पहले पता होता है सिस्टम यहां जा रहा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो सारी कहानी में पहले ही क्लियर हो जाती है। अब आते हैं हम क्वेश्चन के मेन पार्ट के ऊपर कि भाई ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पी पे निकालो जी कितनी फोर्स लग रही है, राइट। ये जो पॉइंट पी यहां पे दिखाया गया है, ये वाला अपर पॉइंट पी जो यहां पे दिखाया गया आपको, कि यहां पे कितनी फोर्स लग रही है। तो यहां पे जब आपने टेंशन निकालनी, तो आपको इस पी पॉइंट का एफबीडी बनाना पड़ेगा। बोलो बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो अब चाहे इसको नीचे से देखो चाहे ऊपर से देखो, आप लोग जैसे भी आपका मन करता देखने के लिए। तो मुझे बताइए कि अब हमें इस पॉइंट पी का बनाना बेटा जी एफबीडी। तो वो एफबीडी कैसे बनेगा देखिए, ध्यान दीजिए बेटा। इस पॉइंट पी पे नीचे को कितना वेट है हमारे पास? 4 kg पूरी रॉड का है, 5 kg इसका है, तो 9g हमारे पास वेट है। और ऊपर इस पॉइंट पे टेंशन मान लो T लग रही है, और सिस्टम कहां जा रहा है बोलिए? ऊपर को जा रहा है। तो बड़ा कौन हुआ? T बड़ा हुआ कि 9g बड़ा हुआ बोलो? इस पॉइंट से नीचे की बात कर रहा हूं बेटा मैं। इस पॉइंट से नीचे कितना वेट है बोलो? 9g वेट है। ऊपर को इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे लग रही है T, राइट, और यहां को टेंशन ऐसे लग रही है T नीचे को, तो मैंने इसका ऊपर वाला टेंशन कंसीडर किया, और 9g नीचे को लग रहा है। तो बोलो क्या बनेगा कि T माइनस 90 इज इक्वल टू कितना वेट खींच रहा है ये वाला पॉइंट बोलो? 9 इंटू ए। सो T इज इक्वल टू 90 प्लस 9 इंटू 2.5, 18 और 4 22, 22.5। सो T बन गया 90 110 112.5 न्यूटन। इतनी टेंशन आई मेरे पास कहां बोलो? पी पॉइंट पे। अब कहां निकालनी टेंशन मैंने बोलो? अब निकालनी मैंने क्यू पॉइंट पे, यहां टेंशन निकालनी है मैंने। अब इस पॉइंट का एफबीडी आया पी पॉइंट मेरे पास यहां पे, राइट। अब इस पॉइंट का एफबीडी हम कैसे बनाएंगे? क्यू पॉइंट पे देखो, क्यू पॉइंट की ऊपर को टेंशन लग रही है मान लो T डैश, नीचे को वेट कितना है बोलो? यहां पे 2 kg इसका बच गया, 5 kg इसका, कितना बचा बोलो? 7g बच गया ना। और जा कहां रहा है ये भी बोलो? ऊपर कितनी एक्सेलरेशन से? वही सेम एक्सेलरेशन, ये वाला पॉइंट भी, पूरा सिस्टम ही सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो बोलो क्या बना? T डैश माइनस 7g इज इक्वल टू 7 इंटू ए। सो T डैश इज इक्वल टू 70 प्लस 7 इंटू ए, मतलब 7 इंटू 5/2 35/2 17.5, 17.5 कितना है बोलो? ये आ गया जी 87.5। तो ये बोल रहा है कि क्या रेशियो है P और Q पॉइंट पे? तो 112.5, मतलब मुझे निकालना है T डिवाइडेड बाई T डैश,
जो आया जी 112.5 डिवाइडेड बाई 87.5, तो ये 1 से तो बड़ा है, राइट, और ये 2 से छोटा है, राइट, तो मोर देन 2 नहीं है, छोटा 2 से, मोर देन 3 नहीं है, लेस देन 1 भी नहीं है, तो व्हाट इज द आंसर? इट इज लेस देन 2. द आंसर बिकम्स इट इज लेस देन 2. अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, जहां पे कि आपको रोप जो है वो मासलेस नहीं गिवन है बेटा. दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. I hope you guys are clear. You will have to study a lot guys, okay? Because JEE एग्जाम, नीट एग्जाम्स कुछ भी कैंसिल होने वाला नहीं है. बोर्ड एग्जाम्स भी एज सच होंगे. गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है 1 जून को सभी एग्जाम्स की तारीखों की घोषणा हो जाएगी. तो अभी आप चीजों को हल्के में ना लें तो अच्छा है आपकी सेहत के लिए. ओके जी, ये एरो यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये एरो यहां पे ऐसे बेटा. पढ़ लो क्वेश्चन एक बार. What is the maximum value of force F such that the block shown in the arrangement does not move? ये ब्लॉक भैया मूव नहीं करेगा और मैंने F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा. यहाँ पे एक बात तो है, सीधी सी बात जो समझ में आ रही है हम लोगों को, है कि नहीं? अब देखो बेटा क्या होता है, आपके पास जब भी एक सिंगल ब्लॉक के बारे में बात की जाती है, ध्यान रहे आप लोगों को, और फोर्स इसमें कुछ इसने ऐसे लगाई है और ये वाला एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री का, तो ये वाली फोर्स की डायरेक्शन इसको हम लोग फ्री वेक्टर बना करके यहां से उठा के यहां रख देते हैं ताकि कंपोनेंट्स आसानी से बनाए जा सके. ये आ गया 60 डिग्री. पुशिंग एंड पुलिंग पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही कांसेप्ट लगाया बेटा मैंने यहाँ पे. ये बन गया F sin 60, ये क्या बन गया बोलो? ये बन गया F cos 60, है कि नहीं बोलो? अब देखो बच्चा जी, इसका वेट भी कहां ऐड कर रहा है बोलिए? वर्टिकली डाउनवर्ड. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका बोलो? ये हो जाएगा जी mg प्लस F sin 60 डिग्री. कह रहा कितनी F मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली जब ये ब्लॉक को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपने किसी फ्लोर के ऊपर, तो भाई मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन पैदा कर दिया है, इतनी मैंने ये अप्लाई कर दी हुई F cos 60. तो क्या लिखें कि जो F cos 60 है, अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी तो मतलब मैंने मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर दी हुई है. तो अब बोलो क्या बनाइए? F what is the value of cos 60 बोलिए? 1/2. What is Fn? It is mu into n, right? और I can say F is equal to 2 mu. n की वैल्यू कितनी बेटा? n की वैल्यू है mg प्लस F sin 60 डिग्री. बस अब तो हमारी कहानी सॉल्व हो ही चुकी है, बिकॉज म्यू की वैल्यू है बेटा जी 1/2 m की वैल्यू है जी हमारे पास कितनी? √3. देखो कितना तरीके से इसकी वैल्यू दी है मुझे, √3 into 10 प्लस F निकालना है मुझे, ये भी है √3/2. ओके जी, 2 से गया जी 2, ये √3 अंदर गया, इससे दोनों के रूट खत्म कर दिए, तो बेटा F कितना बन गया मेरे पास? 10 प्लस F/2, राइट. ये F/2 यहां आया तो बन गया ये F/2, F माइनस F/2 जो है क्या बन गया? 10. तो बोलो F कितना आ गया? F आ गया जी 20 न्यूटन. एंड आवर आंसर बिकम्स फर्स्ट ऑप्शन. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए गाइस, let us move on to the next question. ओके जी, देख लीजिए इसको एक बार. A small table tennis ball is of mass m is floating in air over a jet of water emerging out of a vertical nozzle. वाटर जेट स्ट्राइक कर रहा है बॉल को विद स्पीड v. मास फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम द नोजल इज. बेटा ये सारे इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, दे आर दी क्वेश्चंस ऑन वेरिएबल मास सिस्टम. ध्यान रहे, वेरिएबल
मास सिस्टम की यहां पे बात करते हैं लोग। असलियत में जो न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, वो होता है F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी। इसको हम बोल सकते हैं इट इज डी बाई डी टी ऑफ एम वी। अब यहां से दो केस निकलते हैं बेटा हमारे पास कि m जो है वो कांस्टेंट है, दूसरा केस आता है कि v जो है वो कांस्टेंट है। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाती है F इज इक्वल टू m dv बाई dt, यहां बन जाती है F इज इक्वल टू v dm बाई dt। मतलब मास चेंज हो रहा है विद टाइम, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम, मास कांस्टेंट है। तो यहां तो बनता है F इज इक्वल टू ma, लेकिन यहां कुछ नहीं बनता आगे, बिकॉज इस टर्म को हम लोग एक्सेलरेशन तो बोलते ही नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास है ये, और कुछ नहीं है ये। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, ये क्या है असल में इस क्वेश्चन के हिसाब से, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, कितना मास पर मिनट टाइम जो फ्लो कर रहा है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि जब कोई चीज हमारे पास, ये जेट जब ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मास वेरी कर रहा है, तो ये इस बॉल के ऊपर बेटा जी फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स को सिर्फ कितना काम करना है, उस फोर्स को सिर्फ इस बॉल का वेट बैलेंस करना है, जो इस नोजल के जेट ने फोर्स इसको ऊपर को लगाया हुआ है। ऊपर को कितना फोर्स लगाया इसने, फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास बेटा जी कितनी, अरे क्या हो गया इसमें, F अपवर्ड है मेरे पास, बोलो कितना, V dm बाई dt, राइट, समझे बात को। तो इसको का ये कहां का, बोलो ये है ऊपर को, इन दोनों को एक दूसरे को बैलेंस करना है, तो क्या लिखे बेटा, mg is equal to v dm by dt. So what is your mass rate of flow of water, tell me it is mg divided by v, and second option becomes the answer। साथ में कॉन्सेप्ट भी बताया बेटा मैंने आपको कि मैंने ऐसा फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया। ओके, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ओके, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सीरो फोर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप लोग एक बार पढ़ लें इस क्वेश्चन को शांतिपूर्वक, ताकि आपको रिफ्लेक्शन ना पड़े। A solid sphere of mass 2 kg is resting inside a cube as shown in the figure. The cube is moving with the velocity v is equal to 5t I cap plus 2t j cap, और ये पूरा क्यूब ही मूव कर रहा है आगे के लिए। चलो भैया ठीक, कोई बात नहीं। Here t is the time in second. All the surfaces are smooth. The sphere is at rest with respect to the cube. What is the total force exerted by the sphere on the cube? स्फीयर ने क्यूब पे कितनी फोर्स एक्सर्ट की है। ओके जी, आप देख लेना, बाद में बड़ा कर दूंगा इसको, मैं देख रहा हूं क्वेश्चन को, समझा रहा हूं पूरा क्वेश्चन क्या आपको बेटा। ये रही जी अपने पास एक्स एक्सिस, ये रही जी अपने पास वाई एक्सिस, और ये रहा हमारा वो क्यूब जिसके अंदर हम लोगों ने एक रखी है जी बॉल, जिसको इसने यहां पे कहीं दिखाया हुआ है, रखे हुए बॉल को। ठीक है जी, बॉल का जो वेट है वो एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वी आर कंफर्म्ड अबाउट दिस। इस क्यूब को इसने कुछ वेलोसिटी दी है, और जो इसने वेलोसिटी दी है वो दी है इसने 5t i कैप दी है इसने x डायरेक्शन में, और 2t j कैप दी है इसने इसको y डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो व्हाट इज व्हाट इज vx इज 5t i कैप वेक्टर फॉर्म में। व्हाट इज ax वेक्टर, इट इज 5 i कैप ओनली। कैसे बेटा, डिफरेंशिएट किया, t की 1 हो जाएगी। और what about vy vector, it is 2t j cap. What is ay vector, tell me, it is 2j cap। मतलब एक्चुअल में इस क्यूब की जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में कैसे है, ये तो आ गया मेरे पास vx, ये आ गया मेरे पास vy। तो एक्सेलरेशन की बात करूं तो कितनी आई, बोलो मेरे पास एक्सेलरेशन में,
ये आ गया मेरे पास 5i कैप और ये है वैल्यू ax की, और ये है मेरे पास 2j कैप और ये है वैल्यू मेरे पास ay की। समझ रहे हैं आप लोग कि कहां कहां को कितनी कितनी वैल्यूज की एक्सेलरेशंस की हैं। अब बेटा कुछ नहीं, इसके अंदर बैठ करके ही सारी कहानियां लिखो। ये लो बैठ जाओ इसके अंदर, देखो इस सिस्टम को। क्या आपके हिसाब से ये बॉल जो है क्यूब के अंदर रेस्ट पे है? राइट, रेस्ट पे है। दूसरी बात क्या है कि आपने जब इसको फोर्सेस अप्लाई करनी है बेटा जी, तो आपने ये कहना है कि भाई जो एक्चुअल एक्सेलरेशन है इधर को इस क्यूब की, ये स्फीयर क्यूब पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका बॉल का एफबीडी बनाऊं, बॉल का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, वो कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। ये रही मेरी बॉल, इसका एक तो वेट ऐड कर रहा है जी नीचे को, एक इसको स्यूडो फोर्स लग रही है इधर को, बोलो कितनी, इसका मास इंटू 5, राइट, और एक इसको स्यूडो फोर्स लग रही है, बोलो कहां को, जे कैप है ऊपर को, तो स्यूडो फोर्स कहां लगेगी, नीचे को, कितनी लगी बोलो नीचे को स्यूडो फोर्स, आई कैप यहां को तो स्यूडो फोर्स यहां को, जे कैप ऊपर को तो स्यूडो फोर्स नीचे को, कितनी बोलो, m इंटू 2। मैंने अब वेक्टर लिखना बंद कर दिया बिकॉज आई कैन इजीली फाइंड द रिजल्टेंट। m कितना दिया मुझे, 2 किलो दिया, तो बोलो क्या बन गया, ये बन गया जी अपने पास 10, ये बन गया जी अपने पास 4, ये बन गया जी अपने पास 20। तो अब बताओ एक फोर्स इधर को कितने की बोलो, 10 न्यूटन की, और एक फोर्स इधर को बोलो कितने की बोलो, 24 न्यूटन की। इन दोनों का रिजल्टेंट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द क्यूब, जो कितना बनेगा बोलो, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट, 100 प्लस 576, 676 का अंडर रूट, which is approximately 26 point something Newton. So our answer eventually becomes C, 26 Newton. So that becomes the answer for this question. Beta, please note this down. ये थी मेरे पास ball. Take a screenshot of this question also. All right, guys, great. पढ़ लीजिए। A block A of mass 0.5 kg is placed on spring. What should be the maximum depression in the spring of force constant 500 Newton meter so that the block always remains in contact with the spring? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर इसको कांटेक्ट में ही रहना है तो एक फोर्स छोटी और एक फोर्स बड़ी नहीं हो जानी चाहिए, तब ये कांटेक्ट को लूज कर जाएगा। So that the this block always remains in contact with the spring. इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सीधा बोल देंगे कि भाई ब्लॉक कब तक कांटेक्ट में रहेगा, kx is equal to mg, खत्म बात। अगर कांटेक्ट में रहेगा तो अब मुझे बताइए k कितना है मेरे पास, 500, x कितना है बोलो, निकालना है, m कितना है 0.5 into 10, right guys? So this becomes like it is 5 only, x is 1 by 100 meter, x is equal to 1 centimeter. Please take a screenshot. Great guys. अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गई थी यहाँ पे, चलिए जी। Please have a look at this question. A block A of mass 200 kg rests on a block B of mass 300 kg. A is tied with a horizontal string to a wall. Coefficient of friction between A and B is 0.25 and that between B and floor is 0.2. The horizontal force F needed to move the block B is, block B, block A of mass 200 kg, अच्छा ऊपर वाला A है, ऊपर वाला A है हमारे पास, ठीक है जी।
तो नीचे वाला बी है। पहले तो ये क्लियर नहीं कौन सा ब्लॉक कौन सा है। ये है जी ब्लॉक ए और ये है जी ब्लॉक बी। ब्लॉक बी को मूव करना है तो ब्लॉक बी के ऊपर जो भी रेजिस्टिव फोर्सेस होंगी उतनी मुझे कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी अगर मैं ब्लॉक बी को ब्लॉक ए के ऊपर मूव करना चाहता हूं तो। अब मुझे बताइए बेटा, यहीं पे कर लेते हैं इसको, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस जगह पे व्हाट इज योर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए। ए और बी के बीच में है 0.25 और ए और जमीन के बीच में कितना बोलो, इट इज 0.2। ठीक है जी। अब बताइए बच्चा जी मुझे कि यहां पे कितना फ्रिक्शन लगेगा और कहां को लगेगा। देखो इस ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी किस तरफ को है, इधर को है, तो ये वाला फ्रिक्शन इस पे यहां को लग रहा है, राइट। ये इसको अपोज करेगा और इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन भी जो होगा वो भी तो इस ब्लॉक को अपोज ही करेगा। तो दोनों का मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां पे मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन है, मान लीजिए जी N1 और यहां पे या Na मान लेते हैं इसको, और यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है मेरे पास जी Nb। तो Na की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 200 kg है ये, म्यू mg होती है ना, Na is equal to mg ना ओनली 200 into 10। और व्हाट अबाउट Nb की वैल्यू बोलो, 200 plus 300 कितना बना बोलो, 500 into 10। नॉर्मल रिएक्शन आ गए मेरे पास। तो यहां पे फ्रिक्शन Fb कितना आया बोलो, 0.2 into Nb which is equal to what, tell me, 5000 into 0.2 आया बेटा जी आपके पास 1000 न्यूटन का फ्रिक्शन यहां है। और यहां फ्रिक्शन कितना लगा बोलो, Fa बताइए जी, म्यू इंटू Na, म्यू कितना है बोलो 0.25, तो 0.25 इंटू कितना बोलो बच्चे 2000, कितना बना ये 2000 का 1/4 मतलब 500 न्यूटन। तो टोटल अपोजिंग फोर्स कितनी आई हमारे पास, टोटल अपोजिंग फोर्स आ गई बेटा हमारे पास 1500 न्यूटन। 500 न्यूटन ऊपर वाले के कारण और 1000 न्यूटन नीचे वाले के कारण। दैट बिकम्स अवर टोटल अपोजिंग फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके साथ ही एक सिमिलर क्वेश्चन देख लेते हैं। The coefficient of static friction between two blocks placed on a smooth table is mu. What maximum horizontal force F can be applied on the lower block so that the two blocks move together? अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्टिकल है जिसमें हम लोग निचले ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं, फिर ऊपर वाले ब्लॉक को देखते हैं कब मूव करेगा कब मूव नहीं करेगा, फिर हम ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं, फिर देखते हैं नीचे वाला ब्लॉक कब मूव करेगा कब नहीं मूव करेगा। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मूविंग टुगेदर, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ गेटिंग सेपरेटेड, दैट इज मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, पूरा 40 मिनट्स का लेक्चर है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको पूरा लेक्चर दे दूंगा बेटा इसके ऊपर। लेकिन इसके ऊपर कहानी समझ लेते हैं हम लोग कि यहां पे क्या हो रहा है। देखिए जी अपने पास ये रहा एक ब्लॉक जिसके ऊपर मैं F फोर्स लगा रहा हूं जिसका मास है कैपिटल M और इसके ऊपर एक और मास है जी मेरे पास स्मॉल m। अच्छी बात ये है इसने सरफेस ये दे दिया है जी स्मूथ, तो यहां कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। बड़ा ही आसान कर दिया इसने हमारा क्वेश्चन। यहां फ्रिक्शन हो तो फिर और कहानी बदल जाती है बेटा। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है मेरे पास, अगर एज वन बॉडी मूव करता है, मान लो दोनों सेपरेट नहीं हो रहे हैं, एज वन बॉडी मूव कर रहे हैं, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितनी है बोलो, ये आ जाएगा m plus m into a and I can find the acceleration is f upon m plus m। इतनी एक्सेलरेशन से ये मूव करेगा सिस्टम कहां को, इधर को। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई बोलो, ये आ गई f upon m plus m, बिकॉज ये चिपका हुआ है इसके साथ, ये अलग नहीं हो रहा बेटा। लेकिन जब दोनों ये एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ मूव करते हुए इस ये ऊपर वाली बॉडी इस पे चिपकी हुई है फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन असलियत में देखा जाए अगर कोई इस ऊपर वाली बॉडी के ऊपर बैठ करके इसकी कहानी इमेजिन करे, इस जिसको मैंने बिठाया हुआ है ना वो मासलेस है, ध्यान रहे इस बात का। ये ऑब्जर्व कर रहा है इसको, ये इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, ये ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में है। ये ऑब्जर्वर बोलेगा यार देखो ऐसा है कि सिस्टम तो मेरा पूरा मूव कर रहा है आगे विद एक्सेलरेशन a, लेकिन इसके ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगी पीछे को, कितनी फोर्स लगेगी बोलो m into a, राइट। तो
इसके ऊपर अगर मैं इस m वाले मास के ऊपर बात करूं, इसकी टेंडेंसी कहां खिसकने की है बोलो? इसकी टेंडेंसी है पीछे खिसकने की। किस फोर्स की वजह से? स्यूडो फोर्स की वजह से। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं सिर्फ m वाले मास का, तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो आगे को लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगी पीछे को। अगर मैं चाहता हूं कि ये एक्सेलरेशन मेरे पास मैक्सिमम हो, अगर ये फोर्स मैक्सिमम होगी तभी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी, तो अगर ये चाहता हूं ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो, तो यहां पे कितनी फोर्स फ्रिक्शन की डेवलप होनी चाहिए बेटा? वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर डेवलप होनी चाहिए। तो क्या लिखे बेटा हम लोग? तो इस केस में बोल देंगे ये है मैक्सिमम। तो एम ए मैक्स जो है दैट इज इक्वल टू म्यू एम जी। क्या होती है फ्रिक्शनल फोर्स? होती है म्यू एन। एन कितना है इस केस का? वो है एम जी। एम से क्या बेटा? एम, सो व्हाट मस्ट बी ए मैक्सिमम? इट शुड बी इक्वल टू व्हाट? टेल मी। म्यू जी, राइट। अगर मुझे ए मैक्सिमम मिल गया, इसका मतलब यह है कि मैं इससे ऊपर नहीं कर सकता एक्सेलरेशन, इससे नीचे रखूंगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे उस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन डेवलप होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो इसको इसके ऊपर स्लाइड नहीं करवा सकता बेटा, ठीक है ना। तो ए मैक्सिमम कितना आ गया मेरे पास? इक्वल टू म्यू जी आ गया। अब म्यू जी जो है मुझे निकालना था फोर्स कितनी हम लगा सकते हैं अप्लाई। तो फोर्स तो मेरे पास वो है ही m प्लस एम इंटू ए मैक्सिमम, बिकॉज मुझे मैक्सिमम फोर्स चाहिए। तो कितनी बनी फोर्स बोलो बेटा? मैक्सिमम m plus m into what? Tell me. Mu into g. That becomes the maximum force on this particular block. This was question number 11. Please take a screenshot. अब ये अपने पास कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला बन गया। अब a max is equal to mu g. अगर मैं चाहता हूं कि दोनों ब्लॉक्स जो हैं वो साथ चले, तो a max कितनी एक्सेलरेशन में नीचे वाले को दे सकता हूं? मैक्सिमम, दैट इज म्यू जी। मतलब दोनों सिस्टम्स की मैक्सिमम कितनी हो सकती है एक्सेलरेशन चल के? म्यू जी हो सकती है बेटा। उससे ऊपर हुई तो ये सेग्रीगेट हो जाएंगे ब्लॉक, फिर कहानी अलग बनती है, दोनों की अपनी अपनी एक्सेलरेशंस की बात आती है उसके बाद फिर, ठीक है जी। लेट मी टेक सम classic questions now. I'm only taking, I have 20 questions, out of that I'm going to take 15 questions which are good ones. देखिए गाइस, a particle of mass m is at rest at the origin at time t equal to 0. It is subjected to a force Ft is equal to f naught e raised to the power minus bt in the x direction. Its speed vt is depicted by which of the following curves? भाई स्पीड निकालनी है। अच्छा जी, मतलब मैं अगर इक्वेशन निकाल दूंगा स्पीड की तो मुझे कर्व का नेचर क्लियर हो जाएगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, कभी भी ग्राफ के क्वेश्चंस करते हुए आपको इक्वेशन चाहिए होती है बेटा। वंस यू गेट द इक्वेशन यू आर क्लियर विद कि किस तरह का कर्व है, ठीक है जी। तो फोर्स से क्या निकल सकती है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से क्या निकल सकती है? वेलोसिटी। और वही चाहिए मुझे भाई, सीधी सी बात है ना। तो देखो जी, मेरे पास इक्वेशन है इस क्वेश्चन की, फोर्स एट एनी टाइम t इज गिवन टू बी f नॉट e रेज़ टू द पावर माइनस bt। e रेज़ टू द पावर माइनस bt एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ध्यान रहे इस बात का बेटा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में अगर डायरेक्टली हो e रेज़ टू द पावर माइनस bt तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है जो ऐसे जाता है, और अगर अपने पास हो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस bt तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये आप लोगों ने बहुत सारे केसेस में पढ़ा होगा, ग्रोथ ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट, और आपने वहां भी पढ़ा होगा इस चीज को, अपना ग्रोथ ऑफ करंट इन एन एलआर सीरीज सर्किट डीसी में, है ना। चलिए एनीवेज कंपटीशन की क्लास है तो बहुत ज्यादा बातें बताने की जरूरत नहीं है। तो बेटा जी एफ टी क्या होता है बोलो? ये होगा मास एट इनटू एक्सेलरेशन एट एनी टाइम टी व्हिच इज एफ नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस बीटी, and acceleration at any time becomes f naught by m e raised to the power minus bt। मुझे निकालनी है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी एट एनी टाइम t by dt which is equal to f naught by m e raised to the power minus bt, so dvt becomes equal to f naught by m e raised to the power minus bt dt। वेरिएबल सेपरेबल मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने इसमें इस्तेमाल करना है।
बहुत बार हमने ऐसा किया हुआ है, डेरिवेशंस फिजिक्स में बहुत सारी होती है जहां पे कि वेरिएबल्स को सेपरेट करके डिराइव किया जाता है, तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है ये सब करना। अब बेटा देखिए, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट करते हुए जब मेरे पास टाइम t इक्वल टू 0 है तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी है, 0 है, राइट। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन, और जब टाइम t बन गया है तो वेलोसिटी मैंने मान लिया वेलोसिटी एट एनी टाइम t। चलिए जी, मैंने लिमिट्स लगा दी इसके ऊपर, ठीक है जी बच्चों, जी बोलो। हाँ तुम ठीक है बोल रहे हो और मैं सुन रहा हूं, यही तो ब्यूटी है। इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम, क्या होती है, ई रेज़ टू पावर टी की इंटीग्रेशन, ये होती है ई रेज़ टू पावर टी ही ओनली, लेकिन नीचे किससे डिवाइड करना पड़ता है, कांस्टेंट से। माइनस बी टी का नीचे एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं जो माइनस बी आएगा, इस नीचे मैंने माइनस बी लिखा बेटा। सो इट बिकम्स लाइक वी टी माइनस 0 इज इक्वल टू एफ नॉट बाई माइनस एम बी, ये बाहर ले लिया मैंने, एक बार t को भर दिया माइनस टी, एक बार t को t भर दिया, और एक बार t कितना भर दिया मैंने बेटा, 0 भर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो vt becomes equal to minus of f naught by mb, right guys, it is e raised to power minus bt minus 1, why minus 1, e raised to power 0 is 1. So further I am left with, which implies Vt is equal to माइनस n को अंदर ले जाओ, f नॉट बाई mb into 1 minus e raised to the power minus bt. Now this is an equation of exponentially increasing function. Exponentially increasing function ना तो ये है ना ये है ना ये है, ये है। ग्राफ पता होना चाहिए आपको एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग और एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग का, right guys, please take a screenshot. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव के लिहाज से बता दूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम में आ चुका है, कई बार सिमिलर क्वेश्चन, राइट। तो इसको देखते हैं ढंग से, इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो आप इस क्वेश्चन को। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block will be g is the acceleration due to gravity. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जहां तक हमारा सवाल है बेटा जी अपना स्यूडो फोर्स का, बड़े क्लासिक तरीके से आपको यहां पे स्यूडो फोर्स क्लियर होगा बेटा। देखो कैसे, ये मान लीजिए कि अपने पास एक वेज है, ये ऐसा होता है वेज जिसका एंगल ऑफ ये थीटा। मैंने क्या करा, मैंने इसके ऊपर एक रख दिया दूसरा मास जो है m मास। इस पूरे सिस्टम को मैंने मूव करवा दिया विद एक्सेलरेशन a, ऐसे ही कहा इसमें। वेज है स्मूथ, यहां पे देयर इज नो फ्रिक्शन। कह रहा है कि भाई इसको ऐसी स्पीड से मूव करो कि ये स्लिप भी ना करे, नीचे ना आए, राइट। कह रहा है कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इस वेज पे ताकि ये मास m जो है विद रिस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पे है, राइट। ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, ये सवाल है हमारे पास। अब देखो बेटा क्या क्या कहानियां यहां पे होंगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे होंगी, देखना आपने ध्यान से। ब्लॉक का वेट एक्ट कर रहा है नीचे को, जिसको हम बोलते हैं mg। ब्लॉक के वेट का ये कंपोनेंट होता है जी, बोलो क्या, mg cos थीटा। ब्लॉक के वेट का ये कंपोनेंट होता है जी mg sin थीटा। ब्लॉक के ऊपर अगर मैं यहीं पे बैठ करके, इसी फ्रेम में बैठ करके, देखो मैंने यहां पे ध्यान रखना कि वो लगाया हुआ है, गोला लगाया है, मैं इसी फ्रेम के अंदर हूं, ध्यान रहे, ठीक है ना। मैं यहीं बैठ करके इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, देख रहा हूं यार तो रेस्ट पे। अगर मैं इसको इसी फ्रेम में बैठ करके ऑब्जर्व कर रहा हूं तो एक्चुअल एक्सेलरेशन आगे को है, मुझे स्यूडो फोर्स कहां लेनी पड़ेगी, बोलो पीछे को लेनी पड़ेगी। ये वाली फोर्स कौन सी फोर्स आई, बोलो ये आई स्यूडो फोर्स m में। आप जानते हैं एंगल थीटा होता है, इसलिए मैंने
मेंशन भी नहीं किया मैंने, कंपोनेंट्स लिख दिए ना, इंटेलिजेंट बहुत है ना आप, इसलिए मैंने टेंशन नहीं ली इस बात की। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल आल्सो, टेल मी दिस पर्टिकुलर एंगल, टेल मी दिस इज आल्सो थीटा। अब बोलो एमए के कौन से कंपोनेंट बने, ये कंपोनेंट बना एमए cos थीटा, और ये कंपोनेंट बोलो क्या बना एमए का, ये बना एमए sin थीटा। बोलो जी सही है गलत है? अब अगर मैं चाहता हूं, इफ आई वांट कि भैया रेस्ट पे रहे, इसने बोला द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, वेज ने ब्लॉक पे ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट की है, ये पूछा गया मुझसे क्वेश्चन के अंदर। एक स्टेप क्वेश्चन हमारा आगे पूछा गया। अगर तो मुझसे सिंपली पूछते कि कितनी एक्सेलरेशन से इसको मूव करना है या कितनी फोर्स से इसको मूव करना है, वेज का मास मान लीजिए कैपिटल एम मुझे दिया होता, दिया नहीं इसने यहाँ पे, हालांकि मैं एक क्वेश्चन और मान रहा हूं। अगर 3 क्वेश्चन यहां बनते, देखो बेटा, एक क्वेश्चन तो ये बनता है कितनी एक्सेलरेशन से इस वेज को मूव करूं आगे ताकि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कितनी फोर्स से इसको मूव करूं ताकि ये ब्लॉक स्लिप ना करे। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भाई जो ये वेज है ये इस ब्लॉक पे कितनी फोर्स लगा रहा है, गिवन दैट कि दिस ब्लॉक इज नॉट स्लिपिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वेज। ओके जी, तो 3 तरह की बातें हैं, तीनों बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो भाई पहली बात तो ये कि अगर ये ब्लॉक को स्लिप नहीं करना है तो भैया ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये जो वेट का एक कंपोनेंट mg sin थीटा है नीचे लेके जा रहा है, लेकिन मैंने स्यूडो फोर्स से एक कंपोनेंट प्रोड्यूस कर दिया है जो इसको रोक सकता है। अब ये कब नीचे नहीं जाएगा, जब mg sin थीटा जो है वो ma cos थीटा के बराबर होगा। फॉर नो स्लिप, दिस इज नो स्लिप कंडीशन। तो m से गया m, सो इसका मतलब व्हाट इज a इज इक्वल टू g tan थीटा। अगर मुझे वेज का मास दिया रहा होता तो मैं कितनी इस पे फोर्स लगा रहा होता, बोलो। मैं लगा रहा होता इस पे m प्लस m इंटू a, जो आता m प्लस m इंटू जी tan थीटा। एक ये भी सवाल बनता है, और जो सवाल हमसे पूछा गया वो है n की वैल्यू। बोलो n कितना है, n है जी जितनी फोर्स से प्रेस किया गया है वेज को उसके बदले में जो रिएक्शन मिला है, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। दबाया गया इस फोर्स से इस वेज को अपने ब्लॉक द्वारा। तो n कितना बना बोलो जी, ये बन गया जी mg cos थीटा प्लस m। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज g tan थीटा sin थीटा, राइट गाइस। अब बोलो क्या बना आगे, n बना इक्वल टू mg बाहर अंदर cos, tan बन गया है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। बोलो सही है गलत है यार, इसमें क्या बताना है बताओ, है ना। अब ले लो इसका एलसीएम, ये बन गया mg इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, ये बन गया 1, ये बन गया mg अपॉन cos थीटा, और mg अपॉन cos थीटा बोलो जी क्या होता है, वो होता है जी अपने पास secant थीटा। सो बोलो व्हाट डज माय आंसर बिकम, इट बिकम्स mg secant theta. Very very good question again on the pseudo force. Right guys, please take a screenshot. Great. चलिए क्वेश्चन लेते बीट वाला। Please have a look at this question. A bead of mass m moving with speed v is moving over a U-shaped wire as shown in the figure. The bead enters curved part A and leaves at B. The magnitude of the average force exerted by the bead over the wire as it passes from A to B is what? ओके जी, एवरेज फोर्स बात की गई है, स्पीड की पूछी गई है फोर्स, तो तरीका है एक ही, दैट फोर्स की बेसिक डेफिनेशन, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, राइट। तो फोर्स बन जाएगी बेटा जी हमारे पास डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। आज तक मुझे कोल्ड हो गया, सो सॉरी।
डेल्टा पी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी फोर्स बन गई। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है बच्चा, जब ये बीड भाई साहब यहां पहुंचे होंगे ना तो इनका मोमेंटम होगा इधर को, जिसको बोलेंगे हम एम बी आई कैप, डायरेक्शन दे दी इसको मैंने। और जब ये यहां पहुंचे होंगे ना तो इसका मोमेंटम कहां होगा बोलो, माइनस एम बी आई कैप, राइट गाइस। अब देखो क्या बनेगा बेटा, ये मोमेंटम में चेंज कितना आया बताओ, राइट। अब बोलो बेटा पी फाइनल वेक्टर कितना बोलो हमारे पास, बोलो कितना आया, माइनस 2mv आई कैप। डेल्टा पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया बोलो, 2mv, बिकॉज इसने अल्टीमेटली मुझसे क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स पूछा है बेटा, है ना। अब बोलो क्या बन गया फर्दर, ये फोर्स निकालनी है मुझे, जो आ जाएगी 2mv डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऐसा कितनी देर में हुआ है, यहां से यहां ये कितनी देर में पहुंचा है, यू कैन इजीली टेल मी। डिस्टेंस ट्रेवल किया है इसने यहां से लेके यहां तक का, पाई आर मतलब पाई डी बाई 2। यस गाइस, तो पाई डी बाई 2 है तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां भर देंगे हम इसको। ये डिस्टेंस जो है कितनी देर में ट्रेवल किया गया होगा, डिस्टेंस डी, ये जो पाई डी बाई 2 डिस्टेंस है ये v स्पीड से ट्रेवल किया गया है t टाइम में, तो कितना टाइम आया बोलो, पाई d डिवाइडेड बाई 2v। सो बोलो क्या बन गया ये, 2mv अपॉन पाई d डिवाइडेड बाई 2v। सो दिस फोर्स एवरेज इवेंचुअली बिकम्स 2mv into 2v divided by pi d। so 2mv into 2v बन गया 4mv square divided by pi d, and hence our answer becomes this, the B option becomes our answer, right guys, बोलो बच्चे। So these were the questions on the Newton's laws of motion, very important questions। आपको एटलीस्ट ये सब क्वेश्चंस करके जाना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू आर सॉल्विंग, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट द नंबर ऑफ क्वालिटी क्वेश्चंस यू गाइस आर सॉल्विंग। अगर बेटा आप वैसे ही कुछ भी सॉल्व करते रहे तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक टॉपिक के सॉल्व करने ही चाहिए, जो कि मैं आपको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू सॉल्व करवाता जाऊंगा। ऑलराइट, तो आज के लिए बच्चा इतना ही। प्लीज इफ यू गाइस हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्लीज शेयर योर लव एंड अफेक्शन ऑन मी, and I'll be really grateful for that, and do share this video with all your friends so that everyone gets the content that one deserves. Bye bye and take care of yourself. Good night.